जो ज्योतिषी की बातें थी वही नहीं होगा, ये इसमें योग में नहीं है, वो सारी चीज़ें इसकी बलबूते पे इसने मेहनत के हिसाब से बढ़िया से कर। पेशेंस और हार्डवर्क दो मेन की पॉइंट्स हैं, जिसे अगर आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ फॉलो करते हैं तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हर कोई लाइफ में सफल होना चाहता है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, और इसीलिए आज हम मिलेंगे दो सगे भाइयों से जिन्होंने नीट में सफलता अर्जित करी है। दोनों ने एक साथ नीट में जिनका सिलेक्शन हुआ है और दोनों ही जयपुर के रहने वाले हैं। एक है धीरज प्रजापत और एक है अतुल प्रजापत। तो हम दोनों से इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्टडीज रहती थी, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी और क्या इनकी टाइम टेबल फॉलो करते थे, किस तरह से पढ़ाई का शेड्यूल रहता था, क्या स्ट्रेटेजी थी जिससे और भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सफल हो सके। तो हम बात शुरू करते हैं इनसे। आप दोनों का हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका सिलेक्शन नीट में हुआ और आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप अपना बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमें इस टॉक शो में इनवाइट किया। मेरा नाम धीरज प्रजापत है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक गांव से बिलोंग करता है, रेटी मौजूदाबाद के पास है और दूदू तहसील। और मेरे पिताजी रामस्वरूप प्रजापति जेंट्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। आप बताइए नाम और आपका एजुकेशन। मेरा नाम अतुल प्रजापत है और जैसे कि भाई ने बताया अभी कि हम गांव से बिलोंग करते थे और फिर जैसे ही मतलब पापा ने स्टार्ट किया थोड़ा जयपुर शहर में आना जाना, वहीं से पापा ने थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ से फिर पापा ने स्टार्ट करते हुए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए पापा ने धीरे धीरे हमें इस लेवल तक पहुँचाया कि हम यहाँ तक पहुँचे। जिस दिन नेट का रिजल्ट आया और देखा कि आपका सिलेक्शन हुआ, आप तो उस टाइम आपकी कैसी फीलिंग्स रही, आपने कैसा फील किया, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? जैसे कि नीट का एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आंसर की अपलोड कर देते हैं, तो उनसे मैच करने के बाद ये तो पता लग ही गया था कि होने वाला है इस बार सिलेक्शन। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन हाँ खुशी तो हुई, पर पहले से खुशी थी वो चीज़ की, तो इतना एक्साइटमेंट नहीं रहा तब तक। पर घर वालों का एक्साइटमेंट देखने लायक था, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट था उनका उस टाइम पे, क्योंकि एक होता है कि कई बच्चों के मार्क में कुछ गलती हो जाती है तो पता लगा कि रिज़ल्ट के दिन कुछ और रिज़ल्ट आ गया, तो घर वालों को थोड़ा बहुत तो डर था ही, बट रिज़ल्ट के दिन काफ़ी एक्साइटमेंट रहा, बहुत खुश थे सब। आप बताइए तो आपको कैसा फीलिंग्स रही? मेरा इतना एक्साइटमेंट नहीं रहा क्योंकि मैंने जितना एक्सपेक्टेड किया था कि मेरी रैंक अंडर 1000 रहने वाली थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रह गई, मतलब थोड़ा ऐसा कुछ हुआ तो मेरी रैंक 2750 रही। तो आपके मार्क्स कितने कितने आए? I have scored 636 marks and 2796 VIR. मेरे 660 मार्क्स एंड 2750 रैंक। जी अच्छा है, आप दोनों का बहुत ही अच्छा है और शायद आप दोनों को जयपुर में ही कॉलेज भी मिल जाएगा। होपफुली मेरे छोटे भाई को SMS मिल जाएगा, बट मेरे को जयपुर के बाहर ही जाना पड़ेगा। अच्छा। रैंक थोड़ा पीछे चला गया। चलो कोई नहीं, मेन चीज़ है कि जो ड्रीम था वो फुलफिल होने जा रहा है। जी। किस तरह पढ़ाई कर सकते थे, क्या शेड्यूल रहता था, कौन सी बुक्स थी, कोचिंग वगैरह आपने कहाँ से किया या सेल्फ स्टडी रहती थी, जिससे और लोगों को भी जान सके, उनको भी हेल्प मिल सके कि उनकी स्टडी भी जो बूस्ट हो सके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 11th और 12th में इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था नहीं कि स्टडी से रिलेटेड या तो कुछ पता नहीं था कि करना कैसे होता है, क्या होता है नीट। मतलब 11th-12th तो ऐसा निकला कि मुझे चैप्टर्स के नाम तक पता नहीं थे, बट जब होश आया कि यार करना है, जब लिया है बायो तो नीट तो क्रैक करना पड़ेगा, तो फिर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एंड स्कोर्ड 319 मार्क्स, जो कि बहुत कम था। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने स्टार्ट किया और मेहनत करते करते इट वाज माय 4th अटैम्प्ट और 636 मार्क्स इस बार आए। लास्ट टाइम मेरे 605 थे, बाउंड्री केस था, लग रहा था कि हो जाएगा, बट अनएक्सपेक्टेडली वही कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला गया। 607 मार्क्स पे लास्ट कॉलेज मिला, तो पिछली बार दो मार्क्स से रह गया। और लेकिन कहते हैं लोग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं भी शायद पिछले साल
अगर मिल भी जाता तो 607 पे एम्स जम्मू मिलता, तो जम्मू जाना पड़ता। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अजमेर ही ले सकता हूँ, घर के पास रह सकता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी अच्छी बात है। और आपने बताया कि जब आपने चूज किया कि अब तो नीट क्लियर करना है, तो आपने डिसाइड किया तो उस चीज को आपने करके भी दिखाया। तो ये पूरा आपने डेडिकेशन के साथ में किया, तो हमें डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है अपनी। बिल्कुल सर, पेशेंस और हार्डवर्क दो मेन की पॉइंट्स हैं, जिसे अगर आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ फॉलो करते हैं तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। आप बताइए आपका किस तरह रहता था कोचिंग का, और सेल्फ स्टडी किस तरह मैनेज करते थे, और किस पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रहनी चाहिए? वैसे तो डिपेंडेंसी की बात करें तो एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर कोचिंग में जो पढ़ा रहा है उसको घर आके खुद से पढ़े, सिर्फ कोचिंग पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करें उसको घर पे आके और थोरोली उसको पढ़ें। और जैसे कि कई बार होता है कि जैसे फिजिक्स कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, तो जैसे फिजिक्स कर रहे हैं तो बाकी बच्चे ऐसे कुछ करते हैं कि जो आंसर आता है उसको एग्जाम्पल्स में से चीटिंग कर लेते हैं या फिर ऐसे कुछ करते हैं। वो वैसे नहीं करना चाहिए, खुद से सॉल्व करना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे और उसको सॉल्व करना चाहिए ढंग से। तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए कि किसी क्योंकि आप खुद की लाइफ का सवाल है, खुद प्रिपेयर करें तो उससे चीटिंग करने का तो नहीं, अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। और भाई के साथ में गाइडेंस थी तो फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन तो होना ही था। बिल्कुल सर, जो आपने कहा कि अभी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट अपने पापा से झूठ बोल सकता है, मम्मी से झूठ बोल सकता है, किसी फैमिली मेम्बर से झूठ बोल सकता है, पर अंदर से सबको पता होता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ अभी और कितना मुझे आता है। तो खुद से धोखा नहीं कर सकता इंसान, खुद को पता होता है कि अंदर से कि हाँ क्या कर रहा हूँ मैं। सही कह रहे हैं आप, दूसरे को धोखा दे सकते हैं लेकिन आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। आपकी सफलता में परिवार का कितना बड़ा रोल है? सर फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे नॉर्मली मैं सुनता हूँ मेरे फ्रेंड्स की स्टोरीज, तो बताते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप बाद मना कर दिया करने को, बट मेरा 4th अटेम्प्ट था, पर मेरे को हर स्टेप पे सपोर्ट किया। हर 3-4 दिन में एक मोटिवेशनल सेशन लगते थे, हम घर वाले सारे बैठते थे और एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते थे और सारे उनके सॉल्यूशंस मिलते थे। फैमिली ने हर एक मेंबर ने बहुत सपोर्ट किया है। जॉइंट फैमिली होने के बाद भी ऐसे कई फैमिलीज में होता है कि शोर शराबा रहता है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमेशा सपोर्ट किया। आप क्या महसूस करते हैं इसके बारे में, बताइए। बिल्कुल भाई ने जो बोला एकदम सही था। जैसे कि कभी भी हम स्ट्रेस में होते थे या फिर ऐसा कुछ होता था तो पापा से बात करते थे, पापा हमें समझाते थे, मोटिवेट करते थे। और हमारी जो सिस्टर्स है वो भी काफ़ी ध्यान रखती थी, जैसे कि कितने बजे उठाना है, कैसे सब कुछ हैंडल वही करती थी। और फैमिली का बहुत सपोर्ट है इस चीज़ों में। सबसे ज़्यादा मेन रोल मेरे पापा और चाचा, पापा रामस्वरूप प्रजापति और चाचा बंसीलाल प्रजापति, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जी, एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट करते थे? क्या एक दूसरे की गाइडेंस साथ में बैठ के लेते थे? किस तरह सपोर्ट करते थे आपस में? जैसा कि मैंने बताया मेरा 4th अटेम्प्ट था और मुझे अटेम्प्ट ज़्यादा इसलिए लगे क्योंकि मुझे समझना पड़ता था कि चल क्या रहा है, कैसे करना होता है। तो जैसे भाई इस फील्ड में आया तो साथ पढ़ते हैं तो एक दूसरे से याद करके सुन सकते हैं। और इसकी फ़िज़िक्स हमेशा से अच्छी रही है, तो मेरी फ़िज़िक्स वीक थी तो मेरे डाउट सॉल्विंग में हेल्प करता था ये, तो दोनों का साथ पढ़ना हेल्पफुल रहा। जो जहाँ कमजोर है तो उससे वो चीज़ सीख ली आपस में एक दूसरे को शेयर करके, और अपना जो लर्निंग आपस में बांट के एक दूसरे का नॉलेज बढ़ा के आपने एक दूसरे को आगे बढ़ाया। बिल्कुल सर। जी अच्छी बात है। यही तो चीज़ रहती है कि साथ में मिलके एक से एक और एक मिलके दो नहीं होते, एक और मिलके 11 हो जाते हैं। तो दोनों को आपको सपोर्ट देने से दोनों को जब भी तो आपने जहाँ 4 अटेम्प्ट देने पड़े उनको वो दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। मैंने जो गलतियाँ की, मैंने जो भी डिस्ट्रैक्शंस रहे मेरी लाइफ में, सब कुछ मैंने पूरी कोशिश की कि भाई के साथ ना हो, हर एक स्टेप पे इसका ध्यान रखा है, तो आज इसीलिए 2nd अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। आप ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपका जो गलतियाँ हुई, तो ऐसी मेन कौन सी गलतियाँ रहती है जो आप लोगों को, जो स्टूडेंट भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको नीट के लिए प्लानिंग चल रही है, वो ये गलतियाँ नहीं करें क्योंकि उनका भी समय खराब नहीं है, उनका साल खराब नहीं है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उसको किस तरह गाइड करना चाहेंगे? सर जैसा कि अभी ये जनरेशन और ये एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है, हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया से लेके फ़ोन तक,
यूट्यूब और भी बहुत चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शंस के लिए। कोचिंग में होता क्या है, नॉर्मली अपन पढ़ने जाते हैं पर धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल बनने लग जाता है। फिर फ्रेंड सर्कल बनेगा, बातें होंगी, घूमने के प्लान्स बनेंगे और ऐसे करते करते टाइम वेस्ट होता ही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितना कम हो उतना फ्रेंड लिस्ट कम रखें, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन है तो उससे स्विच करके कीपैड पे जाए, बेटर यही होगा फ़िलहाल। क्योंकि ये अपनी एज ऐसी होती है, इसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और अपन उनमें फंस भी जाते हैं, क्योंकि टीनेज होती ऐसी है। आपने टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज किया, क्योंकि आपका जो मोस्टली टाइम था वो लॉकडाउन में निकला है। जैसे कि सर एक कॉइन होता है, उसके दो पहलू होते हैं। एक उसको इस तरह से ले सकते हैं कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो कौन सी तरफ देखना चाह रहा है। अब जैसे सोशल मीडिया है, जैसे कि व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, अब इसके अंदर कई लोग होते हैं जो उनमें टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन कई चीज़ें इनमें बेनिफिशियल भी होती हैं। जैसे कि जैसे टीचर्स से अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कभी टीचर से डाउट्स वगैरह डिस्कस करना है तो वो व्हाट्सएप या फिर उस पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे। और कई सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो ये पॉजिटिव वे में ले सकते हैं इनको। तो यही हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। जो व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे कि वो एक अच्छी सफलता हासिल कर सके नीट में? कोई एक अच्छा सा टिप्स जो देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस रखो, हार्ड वर्क रखो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क रखो, और फैमिली का सपोर्ट तो खैर ज़रूरी होता ही है इन सब में। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी से स्टिक रहें, वो सफिशिएंट होता है। बाकी मेहनत करते रहें। लाइफ चांसेस देती है अपने को, कई चांसेस देती है, बट जो लास्ट चांस में अपन ने गलतियाँ की वो अगले चांस में इम्प्रूव करें, वही बेटर होगा। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ चांसेस तो देती है पर वो भी लिमिटेड होता है। गलती करें लेकिन गलती से सीखें, उस गलती का सुधार करें, बिल्कुल, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर। हमने हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, डॉग एंटी मनी, और उस पर हम वो सारी चीज़ें बताएंगे जो हमसे गलतियाँ हुई, वो आपसे ना हो। और उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पापा मम्मी से भी बात करते हैं तो खुशी हुई रिजल्ट देख मिलने के बाद। अभी हमने बात करी थी धीरज और अतुल से, अब हम बात करते हैं उनके पिताजी हैं रामस्वरूप जी और चाचा जी हैं बंसीलाल जी। तो दोनों से बात करते हैं कि इनको कैसा लगा। सर आप बताइए कि जैसे ही रिजल्ट आया इनका और आपने नीट का रिजल्ट देखा कि हाँ दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया और अच्छी रैंक है, अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपकी खुशी आपने किस तरह एंजॉय करी, बताइए इसके बारे में। खुशी तो सर एग्जाम जिस दिन हुआ था उस दिन थोड़ा सा अंदाजा लग गया था कि एक की बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिमाग में ये चल रहा था कि हमेशा पिछली बार धीरज के साथ में प्रॉब्लम हुई थी कि उसके साथ में इसलिए मिस्टेक होती थी, कुछ ओमार पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक होती थी, तो उसकी वजह से हमारे को थोड़ा सा डाउट था। क्वेश्चन भी 200 थे, हर बार 180 आते थे, अब की बार 200 थे, तो थोड़ी हड़बड़ाहट थी। तो ये भी ये बोल रहा थोड़ी मेरे डाउट है कि कहीं पिछली बार की तरह कोई मिस्टेक अब की बार ना हो जाए, तो थोड़ी सी ये घबराहट दिमाग में थी। तो रिजल्ट आने पे थोड़ा सा ये सब कुछ सही रहा, तो परिवार में एक खुशी का माहौल हुआ और शाम को हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छा सा एक प्रोग्राम भी किया, तो खुशी तो थी बोल देता। तो किस तरह से एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे? प्रेरणा तो यही थी सर कि धीरज ने क्या, धीरज शुरू से थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी, पहली बार 1-2 साल हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन बाद में इसको एक सीरियसली तरीके से इतनी जबरदस्त तैयारी करके चलता था कि इस पे कोई डाउट नहीं था हमारे को। ये बिल्कुल तैयारी परफेक्ट तरीके से टाइम टेबल के साथ में करता था, बल्कि सारे बच्चों को साथ लेके चलता था। और जो अब इसमें बीच में नहीं हुआ, जैसे मान लो कि 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, तैयारी पूरी बढ़िया थी, लेकिन बच्चे का ये था कि मेहनत करता था, तो हम यही कहते थे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, मेहनत पे भरोसा रखो, सफलता अपने आप मिलेगी। हम कई बार ये भी ज्योतिष के चक्रों में अब आ गए कि क्या होता है, इन टाइम सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया चलती रही, इन टाइम में क्या हो जाता है। तो इन टाइम में प्रॉब्लम ये थी कि एक साइनस प्रॉब्लम भी थी, तो डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि 20% इसका थोड़ा सा यही फर्क पड़ता है, तो कि ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, सिर और कान में दर्द होने लग गया। तो मैं ये कहता था बेटा कि
धीरज ने बोला कि मेरी तो तैयारी तो इसी माहौल में चल रही, तो मैं तो इसी तरीके से कर रहा हूँ, मेरे पे तो कोई प्रेशर नहीं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी हम तो ये कहते हैं बेटा सिलेक्शन हो नहीं हो, मेहनत पे भरोसा रखो, और मेहनत आपकी अच्छी है तो सफलता मिलेगी। तो ये इसने करके दिखाया। और जो ज्योतिषी की बातें थी भाई नहीं होगा, ये इसमें योग में नहीं है, वो सारी चीजें इसकी बलबूते पे इसने मेहनत के हिसाब से बढ़िया से कर ली। हम लोग शुरू से इससे संतुष्ट थे कि मेहनत अच्छी कर रहा है, तो इसलिए कोई इसमें कोई डाउट नहीं था। आपने तो ज्योतिष को उल्टा साबित कर दिया, बच्चे की मेहनत ने सब कुछ को, सब चीजों को उल्टा कर दिया। मतलब कि कठोर परिश्रम करेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे तो एक बार जरूर सफल होंगे। ज्योतिष कुछ नहीं करेगा उसमें, हाँ किस्मत बदल सकती है अपनी मेहनत, इस चीज को आप मानते हैं। राइट से और ये बच्चे ने कर दिखाया। कर तो आपको बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों बच्चों का सिलेक्शन होगा। मेरी इन जो 10वीं बार से जो कर रहे थे फाउंडेशन कोर्स कर रहे थे नीट का, तभी से मेरी इच्छा थी कि दोनों बच्चे मतलब डॉक्टर बने, और ऊपर वाले ने मेरी सुनी है और बच्चों की मेहनत से इन्होंने अच्छा किया है। भगवान के आशीर्वाद से और आप सब दोनों परिवार के सपोर्ट से दोनों बच्चों को आज डॉक्टर मानेंगे और समाज की सेवा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।